Hello, Sat Sri Akal, Namaste, Adab. This is your Harpal Singh. I'm again back with the new informative video. This time it's an important information और ये वीडियो भी लंबी होने वाली है। ठीक है जी। सो बात करेंगे जी आज कनाडा इमिग्रेशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ LMIA। जी हाँ, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं आज लोगों को, आप सभी लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है जी। यूजुअली क्या होता है, ये एक ऐसी चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वेदर यू गो फॉर अ क्लोज वर्क परमिट या आपको PR भी लेना हो। ठीक है, इसकी कई डिफरेंट कैटेगरीज भी हैं, जहाँ हाई वेजेस हैं, लो वेजेस हैं, नैनी है या एग्रीकल्चर है, मतलब ये सब चीज़ें हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट की है टू एंटर कनाडा। सो आज हम इसके बारे में बात करेंगे जी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी, क्या रिक्वायरमेंट है। विल टॉक अबाउट इट। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलो जी, टाइम ना ख़राब करते हुए विल स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, एज़ यू नो कि जो वर्क परमिट है, मैं बात करूँ क्लोज वर्क परमिट की, उसके लिए आपके पास ESDC से अप्रूव्ड LMIA होना चाहिए। ठीक है, तभी आप काम कर सकते हैं, या फिर आपके एम्प्लॉयर के पास कोई ऐसी पोजीशन होनी चाहिए जो कि LMIA एग्जम्प्ट है। तो ये दो तरीके हैं जी, आप एज अ टेम्पररी फॉरेन वर्कर काम कर सकते हैं इन कनाडा। आज हम बात करेंगे LMIA के बारे में। ठीक है जी। इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले बात करेंगे जी हाई वेजेस एंड लो वेजेस के बारे में। आपको पता है ये जो कैटेगरी है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द मेडन वेजेस डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द एम्प्लॉयर। जी हाँ, जो मेडन वेजेस हैं, जहाँ एम्प्लॉयर है, जिस प्रोविंस में है, उसके अकॉर्डिंग ये कैटेगरी होती है। सो इफ़ anybody any employer is offering you a position below maiden wages, तो वो कैटेगरी लो वेजेस कैटेगरी में आता है, लो वेजेस LMIA। ठीक है जी। और दूसरी तरफ अगर बात करें मेडन वेजेस से हायर वेजेस, अगर एम्प्लॉयर आपको सैलरी दे रहा है, देन इट वुड बी अ हाई वेज LMIA। ठीक है जी। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रोविंस में मेडन वेज कितनी है। ठीक है, तो ये तो है जी पहली कैटेगरी, जिसे हम कहते हैं हाई वेज एंड लो वेज कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी आती है जी एग्रीकल्चर वर्कर LMIA। अब इसके अंदर भी चाहे सीजनल हो या सीजन नहीं भी है, इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हाई और लो वेजेस भी होती हैं। ठीक है जी। इसमें आप वर्क परमिट भी इशू करवाते हैं, लेबर भी एज अ टेम्पररी वर्कर ला सकते हैं। ठीक है जी। ये तो एक एग्रीकल्चर के अंडर आती है, और सीजनल वर्कर्स को भी आप इनवाइट कर सकते हैं, दे विल गेट द वर्क परमिट। सो दिस इज स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्रीकल्चर वर्कर LMIA। ठीक है। तीसरी कैटेगरी आती है जी LMIA टू सपोर्ट PR। जी हाँ, ये PR सपोर्ट वाली LMIA वाला है जी। ये हर कैटेगरी का है, FSW हो, चाहे CEC हो, FST हो। ठीक है जी। और इन केस में अब एम्प्लॉयर एग्री करता है, एम्प्लॉय भी एग्री करता है LMIA के बाद उसको PR में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए। ठीक है जी। तो उस केस में ये कैटेगरी होती है PR सपोर्ट LMIA। जैसे कोई भी वहाँ LMIA पे जाता है, उसको आगे PR में सपोर्ट करता है LMIA, दिस वुड बी दिस कैटेगरी। तो बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी, दैट इज़ GTS ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम LMIA। जी हाँ, एज नेम सजेस्ट ये टैलेंट एक्विजिशन वाली कैटेगरी है जी। और ये जो पोजीशंस हैं, दे फोकस ऑन स्पेशलाइज्ड पोजीशंस। लाइक ये जो कैटेगरी है, वो भी जो रेफ़र की जाती हैं ESDS से कंपनीज़ को। तो ये उस कैटेगरी के अंडर कंपनीज जो हैं LMIA प्रोसेस करते हैं उन पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए, दैट इज़ GTS LMIA। और यूजुअली जो होता है ये हाई वेजेस LMIA होते हैं, एंड नन अदर देन IT कंपनीज ही इन्हें करती हैं। जी हाँ, IT कंपनीज हाई टैलेंट को एक्विजिशन करने के लिए इस पर्टिकुलर कैटेगरी का यूज़ करते हैं। ठीक है जी।
सो नेक्स्ट कैटेगरी है जी इन होम केयर गिवर। एज यू ऑल नो, हम नैनी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, जिन लोगों को यहाँ पे किड्स को, बच्चों को टेक केयर करना होता है, या कुछ मेडिकल सेंसिटिव पीपल हैं जिन्हें रेगुलर असिस्टेंस चाहिए, तो उस कैटेगरी के लिए अगर किसी को भी वर्क परमिट चाहिए, दे हैव टू गो फॉर केयर गिवर कैटेगरी। ठीक है जी। तो ये तो कुछ ब्रॉड कैटेगरीज मैंने बताई हैं जी आपको, जिसमें 90% फॉरेन वर्कर्स हायर किए जाते हैं कनाडा में। कुछ और कैटेगरीज भी हैं, बट दीज आर द मेन कैटेगरीज जिसके अंडर 90% फॉरेन वर्कर्स को कनाडा में लाया जाता है। ठीक है जी। तो ये तो बात थी जी कैटेगरीज की। अब बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, कुछ ओवरऑल कि क्या 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 चीज़ें होती हैं इसमें। सो विल टॉक अबाउट इट। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी जो होते हैं वो भी बताऊंगा आपको मैं। सबसे पहले बात करते हैं जी प्रोसेसिंग फ़ीस की। प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो ESDS ने $1000 रखी है जी इसकी, एंड विच इज़ होल एंड सोल बेयर्ड बाय एम्प्लॉयर। जी हाँ, ये कम्प्लीटली एम्प्लॉयर बेयर करता है जी। एम्प्लॉय को एक सिंगल पेनी नहीं देनी होती। और अगर एम्प्लॉयर कुछ रिप्रेजेंटेटिव हायर करता है, जैसे कोई लॉयर है या RCIS एजेंट है या कोई और है, देन दे विल पे द फीस, बट दे विल लेटर ऑन चार्ज द एम्प्लॉयर। ठीक है जी। सो ये जो फीस है एम्प्लॉयर पे करेगा। एम्प्लॉय डजंट हैव टू पे अ पेनी, उन्हें एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं होती है। और एम्प्लॉयर आपसे रिफंड भी नहीं मांग सकता। जी हाँ, ये नहीं बोल सकता कि मेरे को आप कैश दे दो या आपकी सैलरी में काट लूँगा। यू नो, दे कैन नॉट आस्क यू लाइक दैट। दैट इज़ इलीगल एंड यू कैन कंप्लेन इफ दे डू सो। ठीक है जी। तो ये पहला तो था फीस का, जो कि टोटली एम्प्लॉयर बेयर करता है। दूसरी बात करते हैं जी एडवर्टीजमेंट फ़ीस की। जी हाँ, अनदर जो फीस है वो है एडवर्टीजमेंट फ़ीस। जी हाँ, आपको पता है, चाहे वो US है, चाहे कनाडा है, कोई भी वर्क वीज़ा अप्लाई करना है फॉरेन वर्कर के लिए, तो उसके लिए पहले ऐड करनी पड़ती है। बिकॉज कनाडा और कंट्रियाँ ये दे बिलीव इन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन्स और आउटसाइड वर्कर्स, तो इसलिए वो पहले ऐड करते हैं जी। तो ऐड जो है ये 4 हफ्ते कॉन्सिक्यूटिवली चलनी चाहिए बिफोर यू अप्लाई फॉर LMIA। ठीक है जी। 4 हफ्ते लगातार ऐड रन करनी पड़ती है अप्लाई करने से पहले। ठीक है। और आपके पास ऐड अप्लाई करने के बाद 3 महीने का टाइम होता है LMIA फाइल करने का। ठीक है जी हाँ, 3 महीने के अंदर अंदर आपको LMIA फाइल करना है आफ्टर योर एड स्टार्ट्स रनिंग। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जी, जब आप LMIA फाइल करते हैं उसके बाद जब तक आपका अप्रूवल नहीं आता, दैट एड शुड कीप ऑन रनिंग। जी हाँ, ये कुछ लोग गलती भी कर देते हैं, बट जस्ट टू मेक श्योर एड चलती रहनी चाहिए जब तक आपका अप्रूवल नहीं आता। ठीक है जी। सो ये तो थी। और हाँ, अकॉर्डिंगली पैरेलली आपको जॉब बैंक में भी ऐड करनी है। जो लोग कनाडा के बारे में इंफॉर्मेशन है इमिग्रेशन की, दे नो व्हाट इज़ जॉब बैंक। तो ये जॉब बैंक के अंडर भी इसको एडवर्टाइज़ किया जाता है। ठीक है। अब बात करें जी, एक और कैटेगरी होती है जी न्यू एम्प्लॉयर। जस्ट टू गिव यू इन्फॉर्मेशन, नया एम्प्लॉयर ये वो होते हैं जो जिन्होंने कोई फॉरेन वर्कर हायर नहीं किया, उनके पास नहीं है, और ना ही उन्होंने पिछले 6 साल में LMIA अप्लाई की है। तो ऐसे जो एम्प्लॉयर हैं या कंपनी है, दे आर सब्जेक्ट टू रिव्यू। ठीक है, उनको रिव्यू किया जाता है। उनको सर्विस कनाडा जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया में रिव्यू करती है, उसके बाद उनको अप्रूव किया जाता है। और वंस अप्रूव्ड देन दे कैन अप्लाई फॉर एन LMIA। जो उन्होंने स्टेप्स जो भी हैं, दे विल सेंड द स्टेप्स टू देम। तो मतलब ऐसे ही नहीं है कि कोई भी कंपनी उठकर LMIA अप्लाई कर दे, नहीं। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं जी एक अलग कैटेगरी कंपनीज़ की, एम्प्लॉयर्स की, जो कि जैसे कोई कैनेडियन सिटीज़न है, कंपनी रन कर रहा है, दे आर ही और शी इज़ मूविंग आउट, किसी और को, टेम्प्रेरी वर्कर को वो चाहते हैं कि अपनी हायर करके कंपनी दे दें उनको। सो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन प्लान। ट्रांजिशनिंग कैटेगरी के अंडर आता है जी ये। अगर कोई भी बंदा फॉरेन वर्कर आप हायर कर रहे हैं, बट हाँ ऑब्वियसली दैट वुड बी अ हाई वेज कैटेगरी, बिकॉज सीनियर पोस्ट का बंदा ही कंपनी रन करेगा। सो इसमें क्या होता है जी, जिसको आप हायर करेंगे, आपको ऑफिशियली उसको टेम्प्रेरी वर्कर को हायर करेंगे, ही हैज़ टू ट्रेन एवरीबडी इन योर कंपनी, चाहे सिटीजन्स हैं चाहे परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, उसको ट्रेन करना पड़ेगा। और उसके बाद ही कंपनी को दे कैन गो हेड विद द प्लान। तो जो प्लानिंग होती है
कैसे क्या करना है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन प्लान। वो सबमिशन करना पड़ता है जी कैनेडियन गवर्नमेंट को, एंड वंस इट इज़ डन, उसके बाद ही जो एम्प्लॉयर है कंपनी छोड़ के जाना चाहता है, हैंड ओवर करना चाहता है, वो जा सकता है। और उसके बाद जो टेम्प्रेरी वर्कर होगा और जो सिटीजन्स और पीआर वाले बंदे होंगे वो कंपनी को टेक ओवर करके मैनेज करेंगे। ठीक है जी। तो ये तो था कुछ कैटेगरीज, कुछ इन्फॉर्मेशन LMIA के बारे में। अब बात करते हैं जी ओवरव्यू प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, अगर ओवरव्यू प्रोसेस की बात करूँ, सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखने वाली है जी, अगर लो वेज कैटेगरी LMIA अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एम्प्लॉयर का बहुत बड़ा रोल है। ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है जी, उसकी अकोमोडेशन की, अगर वो अकोमोडेशन नहीं दे रहा तो एटलीस्ट ही हैज़ टू सपोर्ट। और दूसरा उसकी हेल्थ इंश्योरेंस और वर्क प्लेस सेफ्टी, ये चीज़ों का उनको ध्यान रखना पड़ता है। ऑब्वियसली जो इंटरव्यू भी होगी उसका भी ही हैज़ टू टेक केयर कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये तो थे एक छोटा सा बात। अब प्रोसेस की बात करते हैं, शुरू कैसे होता है, क्या करते हैं। ठीक है जी, पहले तो जी ऐड दी जाती है, एडवर्टीजमेंट की जाती है, जॉब बैंक में भी डाला जाता है इसको, पोजीशन को। ठीक है, जो ऐड करने के बाद बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, चाहे वो सिटीजन्स हैं, चाहे वो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो फॉरेन वर्कर्स हैं, वो शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। उसके बाद दे विल बी इंटरव्यूड। ठीक है, अब इंटरव्यू करने के बाद क्या होता है जी, दे आर रिजेक्टेड और सिलेक्टेड। सो अगर तो रिजेक्ट किया जाता है, दे बाय मीन एम्प्लॉयर, अगर मैं दे कह रहा हूँ दैट मीन्स एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को लिस्ट डाउन करना पड़ता है रीजंस की उनको रिजेक्ट क्यों किया। ठीक है जी, चाहे वो सिटीजन थे, चाहे वो कैनेडियन पीआर थे, उनको रिजेक्ट क्यों किया गया कि वो एलिजिबल नहीं थे इस जॉब के लिए, वो रीज़न देने पड़ते हैं। ऑन अदर हैंड, अगर ये अप्रूव कैंडिडेट जो होता है, ठीक है, जो फॉरेन वर्कर अप्रूव किया आपने पोजीशन के लिए, उसके भी आपको रीजंस देने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं, लिस्ट डाउन करने पड़ते हैं कि ये बंदा क्यों सूटेबल था इस पोजीशन के लिए, और जो पहले जो रिजेक्ट किए हैं वो क्या रीज़न था। तो ये सब आपको एक तरह का पैकेज बनाना पड़ता है। ठीक है, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन हैंडी रेडी करनी पड़ती है, क्योंकि बाकी रेजिडेंट्स जो हैं, कनाडा हमेशा इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटी देता है, तो दे हैव टू नो कि आपने दूसरों को रिजेक्ट क्यों किया था। ठीक है जी, चलो जी, जब ये सब हो जाता है तो एम्प्लॉयर जो है एप्लीकेंट को ऑफ़र, जॉब ऑफ़र दे देता है अलॉन्ग विद द रिक्वायरमेंट्स जो भी होती हैं, जो भी एम्प्लॉयर दे रहा है। ठीक है, जैसे मैंने वो बात की अकोमोडेशन की या हेल्थ इंश्योरेंस की, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो जॉब ऑफ़र इशू कर देता है। और वंस जॉब ऑफ़र इशूड, ये आपको ऑनलाइन पोर्टल है जो ESDS का, उसमें सबमिशन करनी पड़ती है। ठीक है जी, अब वो जब फाइल सबमिट होती है LMIA की ऑनलाइन पोर्टल में, दे टेक टाइम टू प्रोसेस। हर कैटेगरी का अलग अलग टाइम होता है। सो आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट विद यू, आप टाइमिंग्स चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी का कितना टाइम है। ठीक है जी, और जब भी ऑफिसर केस पिकअप करता है, उसका इंटरव्यू लिया जाता है, एंड देन दे कम टू अ डिसीजन। ठीक है जी, अब डिसीजन आने के बाद जो प्रोसेस होता है वी नीड टू फॉलो। ठीक है, तो ये तो था जी, पहले उस बंदे को कैसे स्टार्ट करते हैं जॉब एडवर्टीजमेंट वगैरह करके। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अब डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं तो मोस्टली एम्प्लॉयर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, बिकॉज ही इज़ प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन ऑल दिस। उन्होंने ही LMI इशू करवाना है, तो 90% डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर के चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय के सिर्फ पासपोर्ट चाहिए, या उसका रिज्यूम चाहिए, या उनके कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन है या सर्टिफिकेशन है वो चाहिए। और इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी ट्रकिंग कंपनी तो आपका वो चाहिए लाइसेंस। ठीक है जी, आपको लाइसेंस चाहिए। अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, तो यूजुअली ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जी। ठीक है, कंपनी के बिजनेस डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, कुछ CRA डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए होते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे T4 समरी हो गई, T2 जर्नल्स हो गए, स्केड्यूल 100 हो गया, स्केड्यूल 125 हो गया, तो जस्ट टू नेम फ्यू। ठीक है जी, तो ये एक प्रॉपर चेकलिस्ट होती है जी, जो एम्प्लॉयर को दी जाती है, जो उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। और इसमें एम्प्लॉयज़ के लिए जो लोग LMIA अप्लाई कर रहे हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें जी, कंपनीज जो होती हैं दे शुड बी एटलीस्ट 2 to 3 ईयर ऑपरेशनल। ठीक है, और वो कंपनी अच्छी ग्रोइंग कंपनी होनी चाहिए, अच्छा रेवेन्यू होना चाहिए, दे शुड बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग,
सो दैट दे कैन गिव यू सैलरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी LMI अप्रूवल में, क्योंकि अगर आपकी कंपनी लॉस में है और वो ऑलरेडी 4 एम्प्लॉय हैं और उनके पास टर्नओवर ही सिर्फ 60,000 की है, दे कैन नॉट हायर यू, इट इज़ क्लियर। तो ऐसी कंपनी चाहिए जो ग्रो कर रही है, देयर टर्नओवर इज ग्रोइंग एवरी ईयर एंड दे हैव अ गुड फाइनेंशियल सपोर्ट और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तब आपका LMI श्योरली अप्रूव होगा। ठीक है जी, ये तो, और इवन जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो भी डिपेंड करता है अप्रूवल में भी, कंपनी के पास ऑलरेडी कितने हैं और आपको ले रहे हैं, तो वो आर दे एलिजिबल टू टेक मोर कैंडिडेट्स और नॉट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मैं ऐसे बात करूं डॉक्यूमेंट्स की, जैसे मैंने पीछे बात करी, चलो अगर कोई ट्रकिंग कंपनी होगी तो उस कंपनी को बिजनेस लाइसेंस भी शो करना पड़ेगा। ठीक है, और अपना फ्लीट इंश्योरेंस भी शो करनी पड़ेगी। ठीक है, और नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट भी, नेशनल सेफ्टी सर्टिफिकेट शो करना पड़ता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ते हैं। कुछ कंपनीज को यूटिलिटी बिल्स, लीज एग्रीमेंट्स भी शो करने पड़ते हैं। सो ये तो थी, डिपेंड करता है कंपनी पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स शो करने हैं। ठीक है, सो जब भी ये सब कुछ होता है, सारे डॉक्यूमेंट सबमिटेड हो जाते हैं, काम हो जाता है, एंड यू विल गेट द अप्रूवल। एंड वंस यू गेट द अप्रूवल, उसके बाद क्या करना है? जब अप्रूवल आता है LMI का जी, एम्प्लॉयर LMI नंबर शेयर करता है, LMI शेयर करता है एम्प्लॉय के साथ। अब उसके बाद एम्प्लॉय की मर्जी है जी, वो खुद करे फाइल वर्क परमिट या फिर एजेंट से करवाए, इट्स अप टू यू। जो भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी के, अलॉन्ग विद द LMI, यू नीड टू सबमिट ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स इन IRCC। जी हाँ, यहाँ रोल प्ले होता है जी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का। ठीक है, यहाँ इमिग्रेशन आ गया, तो अब आपने फाइल सबमिशन कर दी वीज़ा के लिए। आफ्टर वीज़ा अब सबमिट कर दिया, उसके बाद तो दे टेल टाइम, उनका दे विल टेक टाइम, उनके पास प्रोसेस है टू फॉलो, जो प्रोसेस फॉलो करेंगे एंड दे विल वर्क अकॉर्डिंगली, और डिसीजन आ जाएगा, आपको वीज़ा दिया जाएगा। ठीक है जी, सो ये था ओवरऑल प्रोसेस कैसे करना है। अगर मैं नटशल में बात करूँ तो जी, एम्प्लॉयर LMI अप्लाई करता है। ठीक है, सारी फॉर्मेलिटीज़, एवरीथिंग दे हैव टू डू इट, सारी फीसेस देता है, सबमिशन की जाती है SDS में। अप्रूवल के बाद जब LMI आता है, देन दे गिव इट टू द एम्प्लॉय, और उसके बाद IRCC में फाइल किया जाता है फॉर द वीज़ा। एंड वंस इट इज़ अप्रूव्ड, देन यू आर रेडी टू गो फॉर जॉब इन कैनेडा। ठीक है जी, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे LMI प्रोसेस काम करता है, कौन कौन LMI ले सकता है, अप्लाई कर सकता है। सो इन एंड आउट मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, क्योंकि यूजुअली हम लोगों को LMI बहुत मालूम है और हम बोलते भी हैं, बट इन एंड आउट क्या होता है नोबडी नोज़। आई नो आई एम राइट। एनी होप, चलो तो आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, so till my next video, you guys take care and my best wishes. Thank you.